हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीआई के ऊपर बात करेंगे। यूपीआई मींस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। तो यूपीआई एक पीयर टू पीयर एंड पीयर टू पीयर मर्चेंट ऐप है। सो पीयर टू पीयर का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी अपने नोन पर्सन को या किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को अगर आप उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसे हम लोग पीयर टू पीयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप विद इन सेकेंड्स पीयर टू पीयर ट्रांसफर आप कर सकते हैं यूजिंग यूपीआई बेस्ड ऐप। अगर आपको किसी मर्चेंट को पेमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा, तो भी विद इन सेकेंड्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म आप इजिली पेमेंट कर पाएंगे विद इन सेकेंड्स। सो बेसिकली आप यूपीआई बेस्ड जो भी ऐप है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जो भी ऐप्स यूपीआई पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उस यूपीआई बेस्ड ऐप को आपको अपने फ़ोन डिवाइसेज में, अपने मोबाइल डिवाइसेज में इंस्टॉल करनी होती है एंड आप उसके थ्रू डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में विदाउट गोइंग टू बैंक। सो ये एक मैकेनिज्म काफ़ी बेहतर मैकेनिज्म है। सो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, अगर आपको किसी लेट से कि आपको विलेज में मनी ट्रांसफर करना है या आपके जो एक फ्रेंड है जो आपके सेम सिटी में नहीं रहता है, डिफरेंट सिटी में रहता है, अगर आपको उसको मनी ट्रांसफर करने हो तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हुआ करता था। या फिर आप बैंक में जा करके वहाँ पे आप डिटेल्स फिलअप करते हो एंड उसका सेंड करते हो। सो इन सब प्रोसेस से छुटकारा कब का मिल चुका है एंड आप यूपीआई के थ्रू डायरेक्टली बाय यूजिंग हिज और हर मोबाइल नंबर आप डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर पाएंगे विद इन सेकेंड्स। सो ये प्लेटफॉर्म कब डेवलप हुआ, इसे कौन कौन पर्सन यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये आती है कि कौन कौन यूपीआई का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो नेसेसरी है, जो कि ऑब्वियस है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग आफ्टर हैविंग बैंक अकाउंट, आपको ये करना होता है कि आपको अपने स्मार्टफोन या आईफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कोई भी यूपीआई बेस्ड ऐप, जैसे कि फ़ोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो। डाउनलोड करने के बाद आप अपना वहाँ पे अकाउंट फिलअप करते हो, आप अपना वहाँ अकाउंट नंबर डालते हो या आईएफएससी जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, आप बैंकिंग इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देते हो। साथ में एक नेसेसरी कंडीशन वहाँ पे ये होती है कि जो नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है वो नंबर आपके फ़ोन में मौजूद होना चाहिए, बिकॉज उसी के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होता है कि यू आर अ रियल पर्सन। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, आपको एक यूपीआई पिन सेट करने को कहा जाता है, जो कि ड्यूरिंग जब आप किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं उस समय आपसे ये यूपीआई पिन पूछा जाता है। सो इट इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड जो कि आप इंटर करेंगे अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं उस टाइम। सो आप यूपीआई बेस्ड ऐप के थ्रू आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रजिस्टर करते हैं एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूपीआई आईडी मिल जाता है। सो यूपीआई आईडी मीन सिंपली एक ऐसा यूनिक आईडी जिसके थ्रू आपको अगर कोई पेमेंट करना चाह रहा हो तो आप जस्ट यूपीआई आईडी अपना देंगे उस पर्सन को एंड वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा। सो यूपीआई आईडी जनरेट हो जाता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सो वेरी सिंपल, आपको ऐप डाउनलोड करना होता है, आपको अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होता है एंड उसके बाद यू आर रेडी टू गो। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको अगर किसी को मनी ट्रांसफर करना है, सो आपके पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला कि आपको उस पर्सन का यूपीआई आईडी पता हो कि उसका यूपीआई आईडी क्या है। अगर आपको उसका यूपीआई आईडी पता है, आप डायरेक्टली उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड वे है, लेट से कि वो आपका नोन पर्सन नहीं है या आप उसका यूपीआई आईडी आपको नहीं पता। सो सेकंड वे है जो कन्वेंशनल वे हुआ करता था, आपको उसका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए एंड उसका आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसको मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये है जो कि सबसे क्विकेस्ट है एंड जिसका इस्तेमाल आप लोग आई थिंक सभी को ही करते होंगे, वो ये है कि क्यूआर कोड। सो आप किसी भी शॉप पे जाते हो या फिर कहीं पे भी आप कुछ खरीद रहे हो मार्केट्स में, आपने इसका यूज जरूर किया होगा। आपने अपने मोबाइल में जो भी आपका यूपीआई बेस्ड ऐप है उसके थ्रू आपने स्कैन करके पेमेंट किया ही होगा। सो ये 3 तरीके हैं, तीनों काफ़ी सिंपल है। क्यूआर कोड इज द मोस्ट कॉमन जिसके थ्रू पेमेंट्स यूपीआई में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। सो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, यूपीआई बेस्ड जो भी ऐप है उसके थ्रू पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लिमिट। तो लिमिट कितनी मिलती है? सो करेंटली इन 2023 अप टू नाउ, हो सकता है इन फ्यूचर इस लिमिट को इंक्रीज किया जाए, बट इन
जून 2023 अभी तक ये लिमिट सिर्फ 2 लाख रुपए है फॉर ए इंडिविजुअल पर्सन। सो फॉर वन बैंक अकाउंट आप किसी को 1 डे में 24 आवर्स के अंदर आप 1 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द करंट लिमिट। ओके एंड इसके बाद नेक्स्ट थिंग आफ्टर लिमिट हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि यूपीआई कैसे डेवलप किया गया था, कितना टाइम लगा था, एंड इसके बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो 2009 में आरबीआई ने एनपीसीआई का गठन किया टू ऑपरेट द रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया। सो एनपीसीआई अपने लेवल पे सही से काम कर रहा था एंड ऑपरेट कर रहा था, बट 2011-12 आते आते आरबीआई को रियलाइज हो गया था कि एक बेटर बैंकिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो कि सेफ हो, सिक्योर हो एंड एक्सेसिबल टू ऑल हो, बिकॉज ब्लैक मनी एंड करप्शन को भी टैकल करना एक टफ वर्क था। बिकॉज मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स होते थे या फिर जो लेन देन के जो मैक्सिमम जो कन्वीनियंट जो वे थे वो थे सिर्फ और सिर्फ कैश में हुआ करते थे। सो इस वजह से आरबीआई के पास फाइनेंस का कोई ट्रैक नहीं था। सो आरबीआई बेसिकली ये चाहती थी कि जितने ट्रांजेक्शन्स इन द मोड ऑफ ऑनलाइन मोड में हो उतना बेटर होगा, बिकॉज आरबीआई के पास इसका ट्रैक होगा टू कंट्रोल द ब्लैक मनी। सो ये आरबीआई का मोटिव था कि लोगों को जितना जल्दी बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया जाए एंड लोग ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन करें ताकि आरबीआई के पास इन सब फाइनेंसेस का ट्रैक हो सके, जिससे ब्लैक मार्केट में थोड़ा बहुत कमी आएगी एंड करप्शन के केसेस में थोड़ी बहुत कमी आएगी। सो आरबीआई बेसिकली ये चाहती थी। सो बट सबसे यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग 2013 में देश की एक बड़ी आबादी बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं थी। 2013 के डेटा के हिसाब से देश की सिर्फ 40% पॉपुलेशन बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड थी, सिर्फ 13% लोगों के पास डेबिट कार्ड थे एंड सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे। सो इस स्कीम को इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके थ्रू लोगों को एक ऑप्शन दिया गया कि वो अपने अकाउंट बैंक में ओपन कर सकते हैं विथ जीरो बैलेंस। सो पहले ऐसा था कि अगर आपको अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता था तो आप बैंक जाते थे एंड आप अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे एंड साथ में आपको कुछ सर्टेन अमाउंट बैंक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता था, लाइक डिपेंडिंग अपॉन बैंक 2000, 5000, 10,000 आपको बैंक में डिपॉजिट करने होते थे। बट जब ये स्कीम लॉन्च हुई उसके तहत आपको एक भी रुपये डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं थी, विथ जीरो बैलेंस आपका अकाउंट ओपन हो सकता था एंड इस स्कीम के थ्रू ऑलमोस्ट 48 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिससे देश की एक बड़ी आबादी बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट हो सकी। सो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग जो 2013 में देश की सिर्फ 40% आबादी बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड थी, 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 78% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट हो गई, जो कि 2023 में वी बिलीव कि 80% के ऊपर ही होगा। सो देश की 80% पॉपुलेशन को बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया इस स्कीम के थ्रू। सो फाइनली आरबीआई ने ये डिसीजन लिया, मैं इस 2015-16 की बात बता रहा हूँ। आरबीआई ने डिसीजन लिया कि एक बेहतर बैंकिंग मैकेनिज्म को क्रिएट किया जाए एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीसीआई को दी गई। सो एनपीसीआई ने इस यूपीआई मैकेनिज्म को डेवलप किया एंड फॉर द पब्लिक यूज इसे 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च कर दिया गया फॉर द पब्लिक यूज। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यूजर्स जुड़ते गए, बिकॉज ये काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म था लोगों के लिए। सो 2022 की डेटा की अगर बात करें, नवंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म पर मंथली 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। मैं सिर्फ नवंबर 2022 के डेटा की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये अब इंक्रीज हो गया होगा इन प्रेजेंट टाइम। अगर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें तो 2018 में यूपीआई ने 23% ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, जो कि 2020-21 तक आते आते बढ़कर 55% तक हो गया।
अगर करेंट सिनेरियो की बात करें तो यूपीआई के थ्रू इन एवरी सेकेंड 2348 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जो कि 1 मिनट में 1,40,000 ट्रांजेक्शन से भी ज़्यादा होते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग नंबर। मई 2023 आते आते, मैं जस्ट लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, यूपीआई ने सबसे लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया इन द लास्ट मंथ May 2023, which is 9 billion transaction, which is highest. So यूपीआई के इस बूम के वजह से यूपीआई का ये जो मैकेनिज्म है, इसके वजह से रियल टाइम पेमेंट के सेक्टर में इंडिया को काफी हेल्प मिला एंड इंडियन इकोनॉमी को भी इससे काफी बूस्ट मिला। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। सो इंडिया में यूपीआई के सक्सेस होने के बाद एनपीसीआई ने इसे ग्लोबलाइज करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के साथ डिस्कशन से स्टार्ट की एंड भूटान इसको एडॉप्ट करने वाला सबसे पहला देश बना जिसने 2021 में यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया एंड जस्ट उसके बाद नेपाल ने भी 2022 में इस सिस्टम को ईजिली एडॉप्ट कर लिया। एंड उसके बाद एनपीसीआई ने अलग अलग कंट्रीज के साथ लाइक सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसके थ्रू यूपीआई को लेकर एक डिस्कशंस हो रही है करेंटली एंड जल्दी ही इन सब कंट्रीज को देखा जा सकता है कि ये भी यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट कर लेंगे। एंड सिंगापुर ने तो रिसेंटली दिस ईयर एडॉप्ट कर लिया है ऑलरेडी एंड ऑलरेडी सिंगापुर में ये सिस्टम यूज हो रहा है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। अदर कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएस एंड कनाडा, ये सब कंट्रीज जो हैं फिलहाल ये भी अभी करेंट सिस्टम की अगर सिनेरियो की बात करें तो एनपीसीआई 30 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ यूपीआई को लेकर के डिस्कशंस कर रही है एंड जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए एनपीसीआई इस पे डिस्कशंस उन सब कंट्रीज के साथ कर रही है। जल्द ही बहुत सारे कंट्रीज में यूपीआई सिस्टम को देखा जा सकता है, जैसा कि भूटान में इम्प्लीमेंट हो चुका है, नेपाल में इम्प्लीमेंट हो चुका है, सिंगापुर के साथ वहाँ का जो पे नाउ सिस्टम है उसके थ्रू यूपीआई को कनेक्ट कर दिया गया है। सो बहुत सारी कंट्रीज इन द फ्यूचर देखने को मिल सकती हैं जो यूपीआई सिस्टम को यूज़ करें एंड इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी टू ट्रांसफर द पेमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो अगली सबसे बड़ी चीज़ है वो है रेमिटेंस। सो रेमिटेंस क्या होता है? इन द सिंपल वर्ड्स, अगर कोई इंडियन इंडिया से बाहर जाता है एंड वो वहाँ से अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो भी मनी ट्रांसफ़र करता है बैक टू इंडिया, उसे रेमिटेंस कहते हैं सिंपली। सो अगर 2022 की अगर बात करें जो कि रिसेंट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी देश में भेजे गए आउटसाइड ऑफ द कंट्री वो था इंडिया। अगर आप ये लिस्ट देखें इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा 100 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे इंडियन अकाउंट में, इट मीन्स कि इंडिया में भेजे गए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रेमिटेंस के सेक्टर में जब कोई इंडियन अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जब बाहर से पैसे भेजता है तो वो पैसा इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू आता है, जहाँ पे स्विफ्ट, जिसका आपने पहले भी नाम सुना होगा, इस सिस्टम के थ्रू जो ये पेमेंट सिस्टम उसके थ्रू आता है एंड जो भी मनी ट्रांसफ़र के जो भी मैकेनिज़म्स हैं जिसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं इंडियन अकाउंट में, वहाँ पे कुछ परसेंटेज, वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट जो मिलता है वहाँ पे कुछ परसेंट पैसे कट जाते हैं और ये प्रोसेस में थोड़ा बहुत अमाउंट जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो जो पर्सन पैसे भेज रहा है उसे अपने कुछ परसेंट डिडक्ट करवाने होते हैं एंड यहाँ पे बहुत डिफरेंट वेंडर्स हैं जो कि इस पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। सो अगर यूपीआई वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेट से बहुत सारे इंडियंस जो यूएई में काम करते हैं, यूएस में काम करते हैं, यूके में काम करते हैं, अगर उन्हें अपने इंडियन फैमिलीज़ को अगर इंडिया बैक टू इंडिया अगर मनी सेंड करना हो एंड अगर ये यूपीआई वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो ठीक उसी तरीके से पेमेंट कर पाएंगे जैसे आप अपने कंट्री के अंदर किसी फ्रेंड को या किसी शॉप में पेमेंट करते हो। सो ईजिली ठीक उसी तरीके से पेमेंट ये पॉसिबल हो जाएगा अगर यूपीआई वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है तो। एंड इसमें कोई डिले भी नहीं होगा बिकॉज अगर आप किसी और कंट्री से इंडिया में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैसा इंस्टेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसमें समय लगता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिपेंडिंग अपॉन आप किसके थ्रू अपना पेमेंट करवा रहे हैं। अगर यूपीआई इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र होगा विद इन सेकेंड्स।
सो या अगर यूपीआई इम्प्लीमेंट होता है तो ये सब एडवांटेजेस हो सकती है, बट अगेन अभी डिस्कशंस चल रही है बहुत सारी कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ काफ़ी एडवांस स्टेज पे है ये डिस्कशंस। एंड रिसेंट 1 ईयर और अगले 1-2 साल में एक बड़ी डेवलपमेंट देखी जा सकती है यूपीआई के सेक्टर में। सो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी डेवलप की जा रही हैं एंड वी होप कि बहुत जल्दी ये इवॉल्व होगा एंड ये टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी इंडिया में डेवलप हुई है। सो इट्स अ प्राउड थिंग कि एक इतनी बड़ी चीज़ टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप्ड नेशंस के पास भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप की गई है विदाउट एनी फॉरेन हेल्प। सो या ये था यूपीआई के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं कवर नहीं कर पाया, बट आई होप कि जो चीज़ें कवर हुई हैं यहाँ पे उससे आपने कुछ नॉलेज गेन किया होगा, कुछ सीखा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।